ओके, आज हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट के बारे में। अभी तक जो भी पार्ट मैंने कवर करे हैं आई होप आपके लिए हेल्पफुल हो रहे होंगे, और एक रिवीजन के लिए एक क्विक समरी के तौर पे ये आपके लिए बहुत अच्छे से काम कर रहे होंगे। यकीन मानना, इसके लिए मैंने बहुत सारे प्रीवियस ईयर के पेपर्स की स्टडी करी है एंड देन उसके बाद ही पॉइंट तैयार करें। आपको दिख रही होगी मेहनत, जो पॉइंट्स मैं कवर करके लाया हूँ इसमें मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस कवर हो रहे होंगे। आप अगर एक बार ढंग से इसको देखेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आपने लगाए हैं तो आपको पता चलेगा कि कितनी मेहनत लग रही है इनको बनाने में। तो प्लीज़ अपने कमेंट सेक्शन ज़रूर बताएं कैसा लग रहा है आपको। क्या मेरी जो पैशन है, क्या जो मेरी मेहनत है वो आप तक पहुंच रही है, तो ज़रूर बताएं कि हाँ सर ये हेल्पफुल है। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हम लोग यहाँ पर बात करते हैं फ्लैशिंग की। फ्लैशिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो हम लोग डीसी मशीन में यूज़ करते हैं। दो बातें फ्लैशिंग के बारे में आपको याद रखनी है। सबसे पहली चीज़, फ्लैशिंग जो होती है, पहले क्या होती है इसको समझ लो। तो फ्लैशिंग इज़ बेसिकली यूज टू क्रिएट रेसिडुअल मैग्नेटिज्म बाय द डीसी सोर्स। ठीक है। अब जो दो बातें मैं आपको बता रहा हूँ, पहले तो ये समझ लो कि कहाँ क्या होती है। तो फ्लैशिंग का मतलब हो गया कि एक रेसिडुअल मैग्नेटिज्म क्रिएट करना डीसी सोर्स की मदद से इन दी फील्ड पोल्स। ठीक है। अब देखो होता क्या है एक्चुअली, अगर आप बात करते हैं डीसी मशीन की, तो डीसी मशीन जो होती है दो कैटेगरी में हमने इनको कैटेगराइज करा। पहली थी सेपरेटली एक्साइटेड और दूसरी थी सेल्फ। अब देखो सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन में तो कोई दिक्कत नहीं है, जो हमारी फील्ड वाइंडिंग है उसको हम लोग बाहर से एक एक्सटर्नल बैटरी के थ्रू एनर्जाइज करेंगे, तो कोई टेंशन की बात नहीं है अपने को, सही। लेकिन अगर हम लोग सेल्फ एक्साइटेड डीसी मशीन की बात करते हैं, तो सेल्फ एक्साइटेड डीसी मशीन के बारे में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो फील्ड वाइंडिंग है उसको हम कहीं बाहर से एनर्जाइज नहीं करेंगे, बल्कि उसको हम लोग कनेक्ट कर देते हैं आर्मेचर वाइंडिंग के साथ। भाई ये हमारी फील्ड पोल्स हो गए, ये आर्मेचर वाइंडिंग है, और इनके साथ हम लोग क्या करते हैं, इसके साथ अगर सीरीज़ में कनेक्ट करोगे तो सीरीज़, शंट में कनेक्ट करोगे तो शंट डीसी मशीन, सही है। तो ये हो गया। अब बात है कि अगर हम बात करें डीसी मोटर की, तो डीसी मोटर में कोई टेंशन नहीं है, हम लोग आर्मेचर को सप्लाई देंगे बाहर से, उसी से फील्ड वाइंडिंग में भी सप्लाई जाएगी एंड दे आर एक्साइटेड फॉर जनरेटिंग और टॉर्क। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पर, फॉर जनरेटिंग टॉर्क, रेसिडुअल बैक ईएमएफ एंड ऑल दीज। तो ये सब काम डीसी मोटर में बड़े आराम से हो जाता है क्योंकि हम बाहर से सप्लाई दे रहे होते हैं। समस्या आती है सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर्स में। क्यों? क्योंकि डीसी जनरेटर में सप्लाई हम दे नहीं रहे, हमें बाहर चाहिए। अब ऐसी कंडीशन में डीसी जनरेटर अगर सेल्फ एक्साइटेड हैं और उसके अंदर फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर वाइंडिंग के साथ जुड़ी हुई है, तो अगर आप चाहते हो कि फ्लक्स कटिंग एक्शन हो तभी तो डीसी जनरेटर काम करेगा। फ्लक्स कटिंग एक्शन के लिए फ्लक्स भी तो होना चाहिए। अब इसी के लिए एक टर्म यूज़ होती है वोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस। मैंने पुराने लेक्चर्स में आपको कवर कराया था वोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस। ये तभी हो पाता है वोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस जब रेसिडुअल मैग्नेटिज्म हो, छोटा ही सही बट रेसिडुअल मैग्नेटिज्म तो हो। भाई सीधी सी बात है, फ्लक्स कटिंग एक्शन डीसी जनरेटर में होगा तभी आर्मेचर वाइंडिंग फ्लक्स आएगा। अब ये फ्लक्स कटिंग एक्शन कराने के लिए भी तो फील्ड वाइंडिंग के अंदर कोई छोटा सा नॉर्थ छोटा सा साउथ होना चाहिए ना। तो हमें मतलब ज़रूरत है एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्लक्स की, जिसको हम कहते हैं रेसिडुअल फ्लक्स। अब अगर मान के चलते हैं तुमने पेटी पैक नया जनरेटर अपना सिस्टम से निकाला है। अब अगर नया जनरेटर है तो उसके अंदर फेरो, उसका जो कोर है, जो फील्ड वाइंडिंग्स का जो सिस्टम है, एक बार भी यूज़ नहीं हुआ है। एक बार भी यूज़ नहीं हुआ है तो रेसिडुअल मैग्नेटिज्म जो होगा या रेसिडुअल फ्लक्स जो होगा वो कितना होगा? ज़ीरो होगा। अब अगर रेसिडुअल फ्लक्स नहीं है, कोई फ्लक्स ही नहीं है, तो उसमें तुम आर्मेचर को कितना भी घुमाते रहो, कोई भी वहाँ पर फ्लक्स कटिंग एक्शन नहीं होगा, सही है, और वहाँ पर जनरेटर काम नहीं करेगा। तो ये वोल्टेज बिल्डअप का प्रोसेस इनिशिएट ही नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई नया जनरेटर है जिसके अंदर रेसिडुअल मैग्नेटिज्म ज़ीरो है या किसी भी वजह से ज़ीरो हो गया है बाई वाइब्रेशंस और डिफरेंट प्रोसेस और टेम्परेचर, किसी वजह से अगर रेसिडुअल मैग्नेटिज्म खो गया है, तो हमें एक्सटर्नली डीसी बैटरी की मदद से एक बार उस कोर को एनर्जाइज करना पड़ेगा और उसके अंदर रेसिडुअल मैग्नेटिज्म फ्लक्स को सेटअप करना पड़ेगा। सो डेट प्रोसेस नोन एज फ्लैशिंग। तो फ्लैशिंग के अंदर क्या, ये मुझसे इंटरव्यू में पूछा गया था, मैं आपको बता दूं। और सही बात यह कि मैं उस दिन इसका जवाब नहीं दे पाया था। ये मेरे एमटेक के बाद की बात है। तो मैं जब पीएचडी का इंटरव्यू देने गया था, या आई थिंक कहीं और था, किसी एक इंटरव्यू मुझसे पूछा गया था और मेरे को इसका आंसर नहीं आया था। उसी दिन मैंने इसको पूरा डिटेल में पढ़ा कि यार आखिर ऐसा कौन सा डीसी मशीन क्वेश्चन है जो मैं आंसर नहीं दे पाया। मैं बहुत बार ये चीज़ अपने स्टूडेंट्स को भी समझाता हूँ और आपको भी, कि चाहे वो इंटरव्यू हो, चाहे वो मॉक हो, चाहे वो आपका किसी भी तरीके का वाइवा हो, आपका एटीट्यूड क्या होना चाहिए? आपका एटीट्यूड ये होना चाहिए कि चलो देखते हैं कि ऐसा कौन सा क्वेश्चन है डीसी मशीन का जो हम नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि या तो हम वो क्वेश्चन कर लेंगे और नहीं कर पाएंगे तो हमें वो लूप होल पता चलेंगे, और जितने जल्दी वो लूप होल में पता चलेंगे उतनी जल्दी हम इसको भर लेंगे, ताकि जब नेक्स्ट एग्ज़ाम में, जब नेक्स्ट जो डिसाइडिंग एग्ज़ाम होगा, जो आपका ड्रीम जॉब है, जब वहाँ जाओगे तो वो लूप होल आपके भरे हुए होंगे। समझ में आ रही है? तो इसीलिए जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस देख कर सकते हैं वो करें, प्रीवियस ईयर के मॉक लगाएं,
और वाइवा अगर कहीं पर देने को मौका मिल रहा है वाइवा दें, अगर प्रेजेंटेशन देने का मौका मिल रहा है प्रेजेंटेशन दें। जितनी ज़्यादा आप रिहर्सल कर लेंगे उतना बढ़िया है कि जब तुम सेलेक्ट होने जाओगे कहीं पर ड्रीम जॉब के लिए, उस दिन आपके पास कम से कम लूप होल होंगे। सो आपका एटीट्यूड क्या होना चाहिए कि अगर हमने डीसी मशीन बुक से पढ़ ली तो हमारा एम होना चाहिए कि हम उसके टफ से टफ क्वेश्चंस को टैकल कर लें, कि टैकल करें, ताकि हमें पता चले कि क्या हम कौन सा जगह हमारा लूप होल है। ठीक है, तो मैं इसी एटीट्यूड से गया था। देन मुझे पता चला कि यार फ्लैशिंग मेरा वीक पॉइंट है और इसको मैंने काम करा, तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर आपको समझाई है। तो टू इनिशिएट वोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर, ये इंपॉर्टेंट है। ये पूछा गया था, एक तो ये पूछा गया फ्लैशिंग, पहले तो मेरे को नहीं पता थी, फिर उन्होंने पूछा ये फ्लैशिंग ज़रूरत कहाँ पड़ती है, वो भी मुझे नहीं पता थी। तो आपको याद रखना है डीसी जनरेटर, कौन सी डीसी जनरेटर, सेल्फ एक्साइटेड। डीसी मोटर में फ्लैशिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, बिकॉज वहाँ पर हमें फ्लक्स कटिंग एक्शन नहीं कर, वहाँ पर मतलब हमें रेसिडुअल फ्लक्स की ज़रूरत नहीं है। हम जो आर्मेचर वाइंडिंग में सप्लाई देंगे उसी से फील्ड वाइंडिंग में भी सप्लाई चली जाएगी। ठीक है, क्योंकि डीसी मशीन के अंदर यार सप्लाई दे रहे हो ना, तो टेंशन नहीं है। डीसी जो में सप्लाई दे रहे हो वहाँ से हम मैनेज कर लेंगे, लेकिन जनरेटर में तो सप्लाई तुम्हें लेनी है, तो जनरेटर के अंदर तो होना ज़रूरी है ना, कोई एक्सटर्नल हम नहीं दे रहे हैं। सो दिस इज़ द कंप्लीट प्रोसेस। नाउ पॉइंट नंबर 37 की बात कर लेते हैं। डीसी जनरेटर के अंदर जो पोल शोज होते हैं वो पोल कोर पर फास्ट एंड होते हैं। पोल शो मतलब आपने देखा होगा, पोल, ये पोल कोर होती है हमारी, एंड दीज आर दी पोल शो। पिछले लेक्चर में हो सकता है बाई डिफॉल्ट में गलती से कहीं पर ये बोल गया हूँ कि ये हमारा पोल शो, नहीं नहीं, पोल शो आपका ये होता है, ये होती पोल कोर, दिस इज योर कोर एंड दिस इज योर पोल शो। सही है, तो जो पोल शो होता है ये पोल कोर के ऊपर फास्टेंड होते हैं, फंसे हुए होते हैं। कैसे? बाय द काउंटर शंक स्क्रूज। तो ये स्क्रूज लगे होते हैं, और स्क्रूज की एक खास कैटेगरी है काउंटर शंक स्क्रूज। ठीक है, तो ये पेपर में आया हुआ था इसलिए मैंने कवर कर दिया। आईटीआई वाले या जेई वालों के लिए ये चीज़ आई थिंक उन्हें पता होगी, लेकिन बीटेक वालों के लिए ये चीज़ उनको नहीं पता होगी। तो काउंटर शंक स्क्रूज का इस्तेमाल करते हैं। देन पॉइंट नंबर 38 की बात कर लेते हैं, इक्वलाइजर रिंग। इक्वलाइजर रिंग बहुत कॉमन है, इसको मैंने पूरा डिटेल में इन डेप्थ डीसी मशीन सीरीज़, जो मेरी डीसी मशीन की सीरीज़ है उसके लेक्चर्स में भी कवर करा है, यहाँ पर हम शॉर्ट में कवर करेंगे। तो एक्चुअली क्या होता है जब हम बात करते हैं वेव वाइंडिंग की, तो वेव वाइंडिंग में कोई इतनी टेंशन नहीं है, दो ही पैरेलल पाथ होते हैं। लेकिन जब लैब की बात करते हो, लैब में, तो लैब के अंदर नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इज इक्वल टू दी नंबर ऑफ पोल्स। तो मान लेते हैं 4 पोल हैं तो 4 पैरेलल पाथ, 6 होंगे तो 6 पैरेलल पाथ। ठीक है, तो मतलब क्या है कि नंबर ऑफ जो हमारे पैरेलल पाथ होते हैं वो डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ पोल्स कितने हैं। ठीक है, तो जितने ज़्यादा पोल्स उतने ज़्यादा हमारे पैरेलल पाथ। अब समस्या क्या आती है कि अगर हम लैब वाइंडिंग में हैं तो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ बहुत सारे हैं। अब अगर मान के चलते हैं मैग्नेटिक फील्ड में अलग अलग जगहों पर अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड है, तो जो थोड़ा भी अगर मैग्नेटिक फील्ड में डिफरेंस हुआ तो इसकी वजह से जो अंडर ईच पोल क्रिएट अनइक्वल वोल्टेज, तो जो वोल्टेज बन रहा है वो क्या होगा, अनइक्वल बनेगा। और ऐसे केस में क्या होगा, जो डिफरेंट डिफरेंट आर्मेचर पैरेलल पाथ्स हैं उन सब के अंदर बनने वाला वोल्टेज जो होगा वो सेम नहीं होगा। अब सेम वोल्टेज अगर नहीं बनेगा सारे पैरेलल पाथ में, तो एक सर्कुलेटिंग करंट जो होगी वो फ्लो कर जाएगी। ठीक है, समझ में आ रही बात है? तो पहले प्रॉब्लम समझ लो। इसका अगर आपको विजुअलाइजेशन देखना है इसको अगर और डिटेल में, तो मैंने बताया लेक्चर सीरीज देख लेना, शॉर्ट में बता रहा हूँ यहाँ पर। तो भैया अगर आपने लैब वाइंडिंग यूज़ करी है, मतलब नंबर ऑफ पैरेलल पाथ ग्रेटर देन 2, है ना, लैब में जैसे होता है डिपेंड ऑन द पोल्स, तो वहाँ पर समस्या आएगी कि अगर वोल्टेज अलग अलग इंड्यूस हुआ ड्यू टू द डिफरेंट पोजीशंस ऑफ द कॉइल अंडर डिफरेंट पोल्स, तो वहाँ पर क्या होगा, अनइक्वल वोल्टेज होने से सर्कुलेटिंग करंट फ्लो कर सकते हैं। अभी जो सर्कुलेटिंग करंट फ्लो करते हैं आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर, इसकी वजह से क्या होता है, दो इम्पैक्ट हमें देखने को मिलते हैं। एक तो आर्मेचर वाइंडिंग में हर जगह हीटिंग क्रिएट होगी, बिकॉज सर्कुलेटिंग करंट क्या है, हीट क्रिएट करेंगे, क्योंकि लोड तक तो जा नहीं रहे, वो अंदर ही सर्कुलेट कर रहे हैं। दूसरा, ब्रशेज़ की भी हीटिंग हमें देखने को मिलती है, तो ओवर हीटिंग हमारी मशीन की भी होगी और ब्रशेज़ भी ओवर हीट कर रहे होते हैं, क्योंकि वो वाया ब्रश अपना पाथ कंप्लीट करते हैं। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है कि भैया जो इक्वलाइज़र रिंग आप ले रहे हैं, जो कि हमारा लो, हम इक्वलाइज़र रिंग यूज़ करें। सॉल्यूशन है इक्वलाइज़र रिंग। अब इक्वलाइज़र रिंग कैसे करता है ये काम? तो वो क्या करता है, एक लो रेजिस्टेंस पाथ प्रोवाइड कर देता है इन हार्मफुल सर्कुलेटिंग करंट को। ठीक है, बाईपासिंग दी ब्रशेस कंप्लीटली। मतलब देखो मेन इसमें समस्या क्या आ रही थी, मेन समस्या आ रही थी सीवियर हीटिंग ऑफ द ब्रशेस की, कि भैया ब्रश गर्म हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ब्रश गर्म हो रहे हैं तो एक काम करते हैं, ये जो पैरेलल पाथ हैं ये, इनका जो सर्कुलेटिंग करंट है वो ब्रशेस के थ्रू अपना रास्ता पूरा करे, उससे अच्छा है हम इन्हें ऊपर से ही रास्ता पूरा करा दे रहे हैं, तो ब्रशेस के थ्रू रास्ता पूरा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो भी सर्कुलेटिंग करंट होंगे वो बाईपास हम कर देते हैं ब्रशेस को। तो ये क्या करते हैं, इसी को हम इक्वलाइजर रिंग कहते हैं। मतलब ऐसा रिंग जो सारे पैरेलल पाथ को के वोल्टेज और करंट को इक्वलाइज कर दे। सो दिस इज दी पर्टिकुलर इक्वलाइजर रिंग। समझ में आ रही है? तो जब भी कभी वोल्टेज इम्बैलेंस होता है, तो जो भी इम्बैलेंस की वजह से जो सर्कुलेटिंग करंट होंगे वो वाया ब्रश ना जाके इक्वलाइजर रिंग के थ्रू अपना सर्कुलेट हो जाते हैं।
ठीक है। तो देखो सर्कुलेटिंग करंट को यार देखो हम पूरी तरीके से ख़त्म नहीं कर सकते, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप कितनी भी परफेक्ट मशीन बना लोगे, देयर विल ऑलवेज बी अ डिफरेंस। ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स का लोचा रहेगा, कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स का डिफरेंस रहेगा, और उसकी वजह से हमें यही सेम डिफरेंस हमें देखने को मिलेगा ईएमएफ इंडक्शन में, और ईएमएफ इंड्यूस रहेगा तो भाई करंट में डिफरेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, सो दैट इज़ दी ब्यूटी ऑफ इक्वलाइजर रिंग, कि वो हम सर्कुलेटिंग करंट खत्म नहीं कर रहे, हम बस उनका पाथ हटा दे रहे हैं, कि भाई ब्रश के थ्रू मत जाओ, क्योंकि ब्रश गर्म हो रहे हैं, ब्रश डैमेज होंगे, उससे अच्छा है कि आप एक बाईपास पकड़ लो। ठीक है, सो दिस इज द कंप्लीट पॉइंट्स अबाउट द इक्वलाइज, दीज आर ऑल द पॉइंट्स अबाउट द इक्वलाइजर रिंग। ठीक है, क्लियर हो गए, यहाँ पर समझ में आ गई होगी।